आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि 2022 का सेट नंबर 6 सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खंड आ देखिए, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। क्या पूछा गया यहाँ पर? अधिकतम। अधिकतम के लिए हमेशा देना रट लेना, अधिकतम के लिए होता है बैगनी। क्या होता है अधिकतम के लिए? बैगनी होता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है यहाँ पर मान लीजिए कम लिखा होता, कम विचलन होता है, तो क्या करते हैं आप बताइए, क्या करते हैं? यानी कि सूर्य प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का कम विचलन होता है, तो क्या किस पर टिका लगाना था? आपको लाल पर लगाना था। ये ध्यान रखना, यही दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। यानी कि अधिक पूछा जाता है, अधिक पूछा जाता है, कम पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि अधिकतम विचलन होता है बैगनी के लिए, कम विचलन किसके होता है? लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, अगर कम लिख के आए तो लाल पर टिक करना पेपर में, ध्यान रखना। फिर देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, बताइए किस टाइप से होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है यहाँ पर? कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? अनुप्रस्थ क्या होती है? अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, अब देखिए, एक कुंडली के सिरों पर 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना। एक नंबर का है, देखिए बड़ा सिंपल है। एक नंबर का तो सिंपल ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, क्या है हमारे पास? गा है। ठीक है, गा क्या है हमारे पास? गा। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पर? देखिए, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर, तो यहाँ पर वोल्टेज का मान कितना दिया है? कितना दिया है वोल्टेज का मान? 40 दिया है यहाँ पर, तो 40 लिख लें। यहाँ पर बी का मान कितना दिया है? यहाँ पर 40 दिया है, यहाँ पर 40 वोल्ट। ठीक है, 40 वोल्ट दिया। और देखिए, ठीक है, और देखिए क्या दिया है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट का मान दे दिया है। करंट का मान कितना दिया है यहाँ पर? 80 मिली एम्पीयर। इसको एम्पीयर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 80 है यहाँ पर, 80 लिख दिए मिली एम्पीयर, इसको सही से लिया। 80 आई बराबर कितना है? आई बराबर है 80 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड क्या करना है? प्रभावित होते कुंडली का प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात या प्रतिबाधा बात एक ही होती है। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात या प्रतिबाधा बात एक ही। तो लिखिए प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात के लिए फार्मूला क्या होता है? इसके लिए होता है भाई ओम का नियम, समझ लीजिए। ओम का नियम क्या होता है? आर बराबर बी अपान है, तो बी अपान आई लगा दीजिए। ठीक है, देखिए बी का मान कितना दिया है यहाँ पर? 40। आई का मान कितना दिया? 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ देखिए 40 कन 40, 40 दूना 80, 40 दूना 80, तो बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 10⁻³ ऊपर लाइए, प्लस का हो जाएगा 10⁻³ तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। क्या होता है? 0.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर? इसको ले सकते हैं यहाँ पर 0.5। ठीक है, 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? इसको 10, 1000 का मतलब कि यानी कि 10⁻³ का मतलब 1000। अब एक 0 से 0 उड़ा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 500 हो जाएगा, यानी कि 500 हो जाएगा। 5 की इसमें 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 500 क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ओम। 500 ओम आएगा। गा का क्या आएगा? चौथा आएगा। देखिए 500 ओम कहीं दिया हुआ है, 500 ओम ये दिया है, 500 ओम। फिर देखिए जीरो के लिए तापर अर्चालक है, ये अर्चालक 2019 में क्वेश्चन आया था, 2020 में शायद 2020 में आया था, और 22 में भी पूछा गया था। ठीक है, 23 में शायद आया था। देखिए जीरो के लिए में 23 के साथ सोल्व कर चुके हैं। देखिए जीरो के लिए तापर शुद्ध अर्चालक है। ठीक है, घा का बताइए यहाँ पर क्या होगा? चौथा ये होगा विद्युत रोधी। क्या होता है? क्या होगा? विद्युत रोधी होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित का कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है। क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, रट लेना। यानी कि क्या न्यूनतम पूछा गया यहाँ पर? क्या पूछा गया? डाका यहाँ पर एल्फा कण होगा। क्या होगा? एल्फा कहाँ गया? एल्फा कण। देखिए एल्फा कण यहाँ पर। ठीक है, एल्फा कण क्या होगा यहाँ पर? एल्फा कण होगा। फिर देखिए संतुलित विशिष्टोन बीज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध आरोम है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध होगा यहाँ पर, बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा पूछा गया है। ठीक है, निकाले। बड़ा सिंपल क्वेश्चन एक नंबर का। देखिए इसको हम चित्र बनाइए यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर बीटूस्टन सेतु है। क्या है? बीटूस्टन सेतु ब्रिज की प्रत्येक भुजा धारामापी का प्रतिरोध। बीटूस्टन सेतु ब्रिज की प्रत्येक भुजा धारामापी का प्रतिरोध आरोह है। नगण्य प्रतिरोध वाली होती है। बीटूस्टन सेतु बना लीजिए, इस टाइप से बीटूस्टन सेतु बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा? धारामापी लगा हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? धारामापी जी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर मान लीजिए एक प्रतिरोध होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए इसको यहाँ से। ये चित्र समझने के लिए बना लीजिए इस टाइप से, इस टाइप से बना लीजिए। यहाँ पर इसको मैच करा दीजिए, इसको यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए सी, कोई नाम दे दीजिए कहीं से, सी, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम दीजिए ए बी सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब इसका प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दिएगा यहाँ पर, ब्रिज के प्रत्येक भुजा का धारामापी का प्रतिरोध, प्रत्येक भुजा का धारामापी का आर ओम, इसका भी आर ओम है, आर ओम है, आर ओम है, इसका भी आर ओम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या ब्रिज के प्रति जब ब्रिज से तो हमारे पास क्या होता है, संतुलित अवस्था में होता है, तो इस प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहती है, कोई काम का नहीं होता है, वाला प्रतिरोध हटाइए, ठीक है। नगाड़ी ब्रिज है यहाँ पर, प्रत्येक भुजा नगाड़ी, देखिए संतुलित ब्रिज की प्रत्येक भुजा धारा का प्रतिरोध आर ओम है। नगाड़ी आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से सिरों के बीच प्रतिरोध होगा, सिरों के बीच क्या पूछा गया है, नगाड़ी आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच, बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा, यानी कि बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि मान लीजिए इसके उसके बीच यहाँ पर फाइंड करना है हमें, ठीक है। इसके बीच बैटरी क्या होगी, इसके नीचे लगी, इस टाइप से लगी हुई बैटरी यहाँ पर, इस टाइप से बड़ी एक छोटी है, क्या होती है हमारे पास सेल, यानी कि बैटरी बोल सकते सेल, ठीक है, बैटरी, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, एक सेल लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच ज्ञात करना है, यानी कि जस्ट इसके यहाँ पर ए वाला ज्ञात करना है प्रतिरोध, ए वाला फाइंड करना, ए सी के बीच, इसके बीच ज्ञात करना है, ए सी के बीच। देखिए समझिए, अब देखिए अगर हम यहाँ से धारा प्रवाहित करें यहाँ से, तो धारा जितनी धारा यहाँ से गई इतनी धारा इस प्रतिरोध में जाएगी, इतनी धारा इस प्रतिरोध में जाएगी नहीं। अगर इस इधर की धारा इधर से प्रवाहित करें हम, इतनी धारा इस प्रतिरोध में जाएगी, उतनी ही धारा इस प्रतिरोध में जाएगी। जब धारा समान होते तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है, तो ए प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा कि नहीं होगा। तो हमें आर, तो इसका आर ए सी के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है, तो आर बराबर यहाँ पर लिख दें, तो आर वन यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा। देखिए पेज ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आर ए बी सी के बीच, आर ए बी सी, इसके बीच यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध ज्ञात करने हैं, ए कहाँ से ज्ञात कर रहे हैं, ए बी सी, या आर वन लिख सकते हैं यहाँ पर, आर वन लिखिए, वन अपान आर वन निकाल लीजिए, वन अपान आर वन क्या हो जाए, श्रेणी, सॉरी किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो आर वन निकाल लीजिए, आर वन बराबर क्या हो जाए, श्रेणी क्रम आर प्लस के आर बराबर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बीच निकाल लीजिए, यहाँ से श्रेणी क्रम में होगा ए भी, तो यहाँ पर R2 का मान निकाल लीजिए, R2 का मान क्या हो जाएगा, आर प्लस के आर बराबर क्या हो जाएगा, 2R। अब देखिए ए प्रतिरोध पूरा एक बन जाएगा, ए प्रतिरोध पूरा एक बन जाएगा, तो ए अब ये क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा ना, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखिए R1 यानी कि ये क्या है, 2R क्या है, समांतर क्रम में है, तो 1/R AC के बीच निकाल रहे हैं, इसके बीच क्या हुआ, समांतर क्रम में, इसके बीच प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो बराबर 1/2R हो जाएगा, प्लस के 1/2R हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2R आ जाएगा, ठीक है। सेम है तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2/2R हो जाएगा, R से R उड़ा दीजिए, तो 1/R AC बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/R आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, R AC बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर R ओम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R ओम, ठीक है। R ओम देखिए, R ओम कहीं दिया हुआ है, टिक मारिए, देखिए R ओम, हाँ दिया है R ओम, देखिए दूसरा ही होगा, ठीक है, क्या होगा, दूसरा होगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर का है, देखिए लिखेंगे, देखिए देहली तरंगदैर्घ्य लिख लीजिए, परिभाषा क्या होती है, यानी कि प्रकाश की अधिकतम, ध्यान रखना है, दिमाग में ठोंक लीजिए, जब देहली तरंगदैर्घ्य तो हमेशा अधिकतम लगाना, अगर अधिकतम नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, यही मेन चीज़ है यहाँ पर। प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके उस धातु की देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा क्या होती है, प्रकाश की अधिकतम यानी कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु को इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उत्सर्जित कर सके, उसे कहते हैं देहली तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या होती है देहली तरंग की परिभाषा, अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से परिभाषा लिख लीजिए, इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पाई जाती है, बताइए कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग, बड़ा सिंपल है यहाँ पर, ये तो बहुत ही सिंपल है, कौन सी, लाइमन श्रेणी, डायरेक्टली लिख दीजिए लाइमन श्रेणी। दूसरे का क्या है, खा क्या है यहाँ पर, दूसरे का खा देखिए क्वेश्चन जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब कि आरेख बनवाया था, उसमें सब लिखवा दी कौन सी श्रेणी किस भाग में पाई जाती है, उनको सब याद कर लेना, ठीक है, सब लिखवाई थी हमने। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पाई जाती है, लाइमन श्रेणी लिख लीजिए। खा का क्या, लाइमन श्रेणी, लाइमन ही श्रेणी होती है, देख लेना लाइमन ही होती है, लाइमन
सब लिखवाई थी। लाइमन श्रेणी पराभैंगनी में आगे में कौन सी पाई जाती है? लाइमन श्रेणी। फिर देखिए एक हेनरी अनून्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दी है, देखिए लिख लीजिए। एक हेनरी अनून्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है? यदि प्राथमिक कुंडली में क्या प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने से, जो परिवर्तन चेंज होता है धारा में, उस धारा परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। द्वितीय कुंडली में क्या हो जाता है? 1 वोल्ट का क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो दोनों कुंडलियों के बीच अनून्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। क्या होता है? यदि प्राथमिक कुंडली में, अगर हम एक प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की, उसमें 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित, यानी कि 1 सेकंड में प्रवाहित करें, तो जो धारा परिवर्तन होगा वो द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट के क्या विद्युत वाहक बल क्या प्रेरित, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो, 1 वोल्ट यानी क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, दोनों कुंडलियों के बीच अनून्य प्रेरण गुणांक क्या होगा? वो 1 हेनरी होगा। क्या होगा? 1 हेनरी, यही लिखा हुआ है। यदि देखिए, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन होने से, ठीक है, द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो, तो दोनों कुंडलियों के बीच अनून्य प्रेरण गुणांक कितना होगा? 1 हेनरी होगा। कितना होगा? 1 हेनरी होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं तो तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% रिपीट होगा क्वेश्चन, हमें मालूम है 1 नंबर का। देखिए हमेशा ध्यान रखना, यानी कि एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर दें, यानी कि तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर दें तो तार का प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में ठोंक लीजिए एक बात, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध 2 गुनी कर दीजिए, 10 गुनी कर दीजिए, 1000 गुनी कर दीजिए, 50 गुनी कर दीजिए, करोड़ गुनी कर दीजिए, प्रतिरोधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध लंबाई पर कभी निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का निर्भरता पड़ी होगी, ये लंबाई पर कभी निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये किस पर? पदार्थ पर निर्भर करता है, देख लेना, पदार्थ पर क्या निर्भर करता है? ये लंबाई पर कभी निर्भर नहीं करता। इसलिए लंबाई चाहे यहाँ पर 2 गुनी लिखी हो, चाहे 4 गुनी एग्जाम में लिखी जाए, चाहे 1000 गुनी लिखी जाए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर तार की प्रतिरोधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिख दीजिए यहाँ पर। यानी कि तार की क्या क्वेश्चन नंबर क्या है? घा ही है, यानी कि लिख दीजिए तार की अतः दूसरा ले लेते हैं, अतः तार की प्रतिरोधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना लिख देना था, आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार का अधिकतम कितना बल आरोपित होगा? ठीक है, अधिकतम तो सबसे पहले दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या है? डा यहाँ पर डा दिया है, लिखिए दिया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखना, दिया है क्या दिया गया है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर लंबे तार में, यानी कि तार की लेंथ दी गई, यानी लेंथ फॉर एल फॉर 5 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में। कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर देखिए यहाँ पर 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि किसका मान दिया है? चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है। बी बराबर कितना दिया है यहाँ पर? 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित, यानी कि आई का मान कितना है? 3 मिली एम्पियर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एम्पियर में। ठीक है, तो अभी 10⁻³ से मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या अधिकतम बल आरोपित होगा, यानी कि यहाँ पर थीटा का मान क्या ले लेंगे? 90 डिग्री। अधिकतम लिखा हुआ है तो 90 डिग्री ले लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अधिकतम 90 डिग्री। तो यहाँ पर एफ का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है बिल साइन थीटा। एफ बराबर क्या होता है? बिल साइन थीटा, यानी कि BIL बिल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BIL साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री कितना? 1। एफ बराबर क्या हो जाएगा? BIL हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। बी का मान दिया है कितना? 2 × 10⁻⁴ दिया है। कितना दिया है? 2 × 10⁻⁴। आई करंट कितना दिया है यहाँ पर? 3 × 10⁻⁻3। कितना दिया है? 3 × 10⁻�3। एल का मान कितना दिया है? 5 × 10⁻�2। कितना दिया है? 5 × 10⁻⁻2। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी। देखिए 5 × 15 × 30। ठीक है, 30 गुणा, अब देखिए 10⁻⁴, यहाँ भी हर जगह 10⁻⁴ ही देख लीजिए, मैच कर लीजिए, यानी कि 2 × 10⁻⁴। ठीक है, राइट। 3 गुना, ठीक है। अब सही है, देखिए 2 और 3, 3 और 2 5 4 9, 10 की पावर कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁹ 9।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें, देखिए ये इतना ही ले सकते हैं यहाँ पर न्यूटन, यहीं पे छोड़ दीजिए आंसर 30 × 10⁻⁹ न्यूटन आंसर, ठीक है, यहीं पर आंसर होगा यहाँ पर। या आपको थोड़ा बहुत करना है तो यह बराबर देखिए पॉइंट हम मान लीजिए इधर लाना चाहते हैं तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट जब इधर लाते हैं तो इसमें एक पावर जोड़ देते हैं, एक पावर इधर एक के बाद यहाँ पर होगा, इस एक बार लाया एक पॉइंट इधर खिसकाया हमने तो एक जोड़ देते हैं, 2 पर यहाँ पर ला तो 2 जोड़ देते हैं, तो 9 में से एक गया कितना हो जाएगा 8 बचेगा। ये क्या होगा हमारा आंसर, यहाँ पर छोड़ सकते हैं यहाँ पर छोड़ सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है, लिख लीजिए। इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की, ये मॉडल था रेखीय स्पेक्ट्रम की, इसने व्याख्या नहीं कर पाई थी, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, नाविक के चारों ओर असीमित बत्ती कक्षाएं होती हैं, ठीक है, असीमित बहुत सी कक्षाएं होती हैं, आपने इस टाइप से होती हैं कक्षाएं, आपने पढ़ा होगा नाविक, इनमें इलेक्ट्रॉन अब किस कक्षा में घूमता है, इनकी जो नाभिक होता है उसमें इनकी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। कि जो हमारे पास परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, नाभिक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है, किस कक्षा से घूम रहा है पता नहीं, यहाँ पर उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर इस टाइप से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो चुका है, सेट में करवा चुके हैं, अभी जो हो चुका है उसके बार बार नहीं करवाएंगे, ठीक है, आपने सब कर लिया पढ़ लिया होगा। बैंड अंतराल की ऊर्जा के आधार चालक विद्युतरोधी या चालक में अंतर बताइए, ठीक है। आधार पर क्या चालक, भाई चालक की परिभाषा लिखनी है, चालक आधार पर चालक विद्युतरोधी परिभाषा लिखनी है, क्या लिखनी है परिभाषा, चालक में अंतर बताइए, ठीक है। ये सब परिभाषा हमने लिखवा दी, चालक की या चालक की सब परिभाषा देख लेना, सब लिखवाई थी हमने, ठीक है। फिर देखिए इसमें देखिए जो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं, सब हो चुके हैं, इतने सेट करवा चुके हैं, देखिए 2023 के 7 सेट हो चुके हैं, ठीक है, 2022 के 7 सेट, 7 सेट मतलब 3 6 7वां छठा सेट चल रहा है, कौन सा छठा है, तो यहाँ पर 13 सेट लगभग हम कर चुके हैं, 13 12 साढ़े 12 सेट कर चुके हैं, 13वां ये है, 12 सेट कर चुके हैं, समझ लीजिए 12 सेट कर चुके हैं। अब इतने क्वेश्चन जो रिपीट नहीं हो गए, इतने होंगे तो हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए दिए गए परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, देखिए आवेश की गणना करेंगे यहाँ पर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए चित्र दिया गया यहाँ पर, चित्र बना लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरे का गा है, यहाँ पर क्या है तीसरे का गा, देखिए यहाँ पर फिगर बनाइए इस टाइप से, ऊपर क्या लगा हुआ है 2 संधारित्र लगे हुए हैं, इस टाइप से क्या लगे हुए ऊपर 2 संधारित्र, एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है, एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। फिर क्या लगा हुआ है हमारे पास, प्रतिरोध लगे हुए हैं, दो प्रतिरोध लगा दिए, इस पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसको जोड़ दिया नीचे, फिर एक नीचे हमने लगा दी बैंड सेल लगा दिया, एक सेल, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर 12 वोल्ट भी वोल्ट, इस यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया इन्होंने, कहाँ पर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, इसको जोड़ के ये चित्र दिया गया है यहाँ पर। इसका यहाँ पर क्या दिया है, संधारित्र का यानी कि 1 माइक्रोफेरेड दिया है यहाँ पर, धारिता कितनी 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है 2 माइक्रोफेरेड, और क्या दिया यहाँ पर 2 ओम, इसका कितना दिया है 2 ओम दिया है, 3 ओम दिया है, ठीक है 1 ओम दिया है, ठीक है इतना दिया। और हमसे पूछा गया है यहाँ पर यानी कि विद्युत परिपथ के साथ प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का 2 नंबर का, 2 नंबर का है, देखिए ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इधर बड़े बड़ा क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है निगेटिव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए आई बराबर क्या होता है B/R होता है, क्या होता है आई बराबर क्या होता है B/R होता है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला होता है, देखिए ओम का नियम पढ़ा होगा, R बराबर क्या होता है B/I, देखिए यहाँ पर पढ़ा होगा आपने फार्मूला, R बराबर ओम का नियम B/I होता है। हम I का मान निकालना चाहते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, I का मान B/R हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए B/R, अब देखिए B का मान कितना दिया है 12 दिया है, अब R का मान किस टाइप से लेंगे, देखिए यहाँ पर संधारित्र भी जोड़ो ओम भी जोड़ेंगे, देखिए अब यहाँ पर धारा तो नहीं कोई प्रभावित हो रही है, देखिए दिखाया नहीं गया है, देखिए यहाँ पर जोड़िए यहाँ से या यहाँ से कहीं से ले लीजिए, बताइए कहाँ से ले लें। यहाँ पर देखिए 2 + का 3 + का 1 इन तीनों को जोड़ दिए एक साथ, 2 + का 3 आई कुल धारा निकाल लीजिए, 2 + का 3 + का 2 + का 3 + का 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3 और 2 5 1 6 6/2, 6 से काट दीजिए यहाँ पर, तो आई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, आई का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर धारा आ गई। हमने क्या निकाल ली, हमने धारा परिपथ में पूरे निकाल ली, धारा निकाल ली यहाँ पर, धारा बस ये समान हो गई, पूरे परिपथ में धारा क्या होती है यहाँ पर धारा हमने निकाल ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, धारा निकाल ली यहाँ पर,
ठीक है। देखिए अगर यहाँ से हम धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ से यहाँ पर इस यहाँ से, तो इधर धारा चली जाएगी इधर, चूँकि उधर जाएगी वहाँ पर क्या लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इनको जोड़ लेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर बी अपन आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे 1 + का 3 + का 2, यानी कि 2 + का 3 + का 1। ठीक है, यानी कि 2 एम्पियर आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए संधारित्र किस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर देखिए तो सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी कि सीरीज के लिए क्या होता है 1/C क्या होता है 1/C1 + का 1/C2 होता है, सीरीज के लिए होता है। तो लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर 1/C का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर 1/C का मान कितना हो जाएगा 1/1 + के 1/2, क्या हो जाएगा 1/1 + का 1/2 हो जाएगा, 1/1 + का 1/2। ये सीरीज के लिए फार्मूला होता है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 की 2 + का 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उसको उल्टा कर दीजिए तो सी का मान कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइक्रोफेरेड में आ जाएगा, माइक्रोफेरेड में। देखिए हमने धारिता निकाल ली। अब यहाँ पर आर, देखिए नाम तो कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पर नाम भी नहीं दिया गया। यहाँ पर इसका नाम मान लीजिए हमने दे दिया ए बी, उन्होंने हम तो दे सकते हैं नाम ए बी। तो इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच क्या निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लें आर ए बी निकाल लीजिए। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का हम क्या निकालेंगे, रजिस्टेंस। पहले हमने धारा पूरे में निकाल ली यहाँ से यहाँ तक की, अब निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध निकालेंगे, ए बी के बीच प्रतिरोध। तो ए बी के बीच प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए बी के बीच यानी कि आर ए बी के बीच प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में है, क्या है श्रेणी क्रम में है, 2 + का 3, क्या हो जाएगा 2 + का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, देखिए 3, देखिए समझिए इसको, यहाँ पर इसके बीच प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 ओम हो जाएगा, 5 ओम हो गया यहाँ पर प्रतिरोध, 5 ओम हो गया कि नहीं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, तो बी ए बी के बीच हमने क्या निकाल लिया, प्रतिरोध निकाल लिया बी ए के। अब बी ए बी के बीच क्या निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, विभव। तो बी ए बी के बीच फार्मूला क्या होता है, आई आर, क्या होता है आई इंटू आर, धारा समान काम करके इक्वल, इसलिए धारा हमने पहले निकाल दी थी। तो आई का मान कितना निकाला हमने 2, कितना निकाला 2 मल्टीप्लाई आर ए बी का मान कितना निकाला हमने, ये निकाला 5, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, विभव कितना आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, फिर देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमने स्मॉल ए नाम दे दीजिए, यहाँ पर बड़ा सिंपल तरीके से सवाल फिर से समझाएंगे, ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर दे दिया बी, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर ए कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पूछा हमारे पास क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए रुक जाइए, या यहाँ तो एक ही पार्ट संधारित्र आवेश ही पूछा गया था, इसका नाम मत दीजिए। ठीक है, दे सकते हैं यहाँ पर मत लीजिए, सिर्फ आवेश ही पूछा गया। यहाँ पर क्या पूछा गया, अगर बिंदु ए, अगर यहाँ पर इसके और इसके बीच यहाँ पर पूछता बिंदु ए बी के बीच अगर विभवांतर पूछता तो निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर नाम कुछ नहीं दिया, छोड़िए इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि बी ए बी निकालिए। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर आवेश निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या निकल रहा है, यहाँ पर संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है आवेश निकालना, क्यू बराबर क्या होता है सी बी, क्यू बराबर क्या होता है सी बी, यानी कि सी बी मतलब ए बी के बीच। तो सी कहाँ क्या निकाली थी हमने, कुल धारिता कितनी निकाली थी 2/3 निकाली थी, कितनी निकाली थी 2/3, पुट कर दीजिए बराबर 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर ए बी का मान कितना निकाला, 10 निकाला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब क्यू बराबर इसको बाकी तिछाक 18 पॉइंट लगाया, 2 बच गए, तिछाक 18 यानी कि 6.67 लगभग आएगा। कितना आएगा 6.67, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। या इतना ही लिख सकते हैं यहाँ पर, पॉइंट में मैं इतना लिखना चाहिए, इसमें माइक्रो फेरेड किस में आ जाएगा, यहाँ पर धारिता कितनी थी माइक्रो फेरेड आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्या है हमारे पास आवेश है तो माइक्रो एम्पियर किसका आ जाएगा, अगर यहाँ पर धारिता हो तो माइक्रो फेरेड माइक्रो एम्पियर, यानी कि क्यू का मान हमारे पास कितना आएगा, क्यू बराबर 20/3 आ जाएगा, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा आंसर होगा। देखिए समझ लीजिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, एक चित्र हमें दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया, चित्र दिया है, फिर यहाँ पर पूछा गया है यानी कि परिपथ, यानी कि दिए गए परिपथ की सहायता से, पूरे परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए आवेश की गणना करनी है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से समझो, ये हमें दिया गया परिपथ दिया गया, हम पहले करंट निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या धारा निकाल लेंगे, धारा बराबर करंट, पूरे में करंट निकाल लेंगे। आई बराबर क्या होता है B/R होता है कि नहीं। तो इक्वल टू बी का मान यहाँ पर क्या दिया 12, और यहाँ से यानी कि श्रेणी क्रम में यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे उधर तो जाएंगे, ये श्रेणी क्रम में ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे 1, यहाँ 2 + का 3 + का 1। ठीक है, 2 + का 3 + का 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा विभव आ जाएगा, यानी धारा आ जाएगी। तो यहाँ पर 12/3 तो 5 6 12/6 आ जाएगा, यानी कि क्या गई करंट 2 एम्पियर आ गया। फिर निकालेंगे, देखिए समान श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है 1/C = 1/C1 + के 1/C2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 + 1/2, इसका एलसीएम लिया 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 3/2, यानी कि सी का मान आएगा 2/3, इसको उल्टा कर दिए माइक्रोफेरेड। तो आर ए बी की बेच यहाँ से यहाँ तक हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिरोध निकाल लेंगे। जब प्रतिरोध निकालेंगे तो
प्रतिरोध निकालेंगे यहाँ पर आर ए बी के बीच, ठीक है। तो आर ए बी के बीच प्रतिरोध निकल लिया, 2 + का 3 = क्या हो जाएगा 5 में। तो बी ए बी के बीच यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच क्या निकाल लेंगे हम, विभवांतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई इंटू आर ए बी हो जाएगा। बी बराबर क्या होता है फार्मूला, बी बराबर होता है आई आर, वही फार्मूला इससे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, बी बराबर क्या होता है आई आर होता है। तो बी बराबर आई आर, आई का मान हमने पूरे में धारा कितनी निकाली थी 2, आर ए बी के बीच इसलिए निकाल लिया 5, तो 5 दूनी 10 हो जाए, 10 वोल्ट हो जाए। क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास सी बी ए बी, ठीक है। फार्मूला क्यू बराबर सी बी होता है क्योंकि हमारे पास बी ए बी है। तो यहाँ पर बी सी का मान कितना निकाला 2/3 निकाला, बी ए बी का मान कितना निकाला 10 निकाला। इसको डिवाइड किया, इसको यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर 10 दूनी 20/3 माइक्रो एम्पियर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। कितना सिंपल है, कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक किरण आरेख आप बना लेंगे, क्या बना लेंगे, किरण आरेख आप बना लेंगे, ठीक है। किताब से बना लेना है, बहुत चित्र तो बनाना है, बस किरण आरेख बनाए, कुछ समझाना तो है नहीं, किरण आरेख बना लेंगे आप लोग, ठीक है। बना लेंगे। फिर देखिए बीज बीज का सिद्धांत क्या है, ठीक है। बीज सिद्धांत हमें सिद्धांत बताना है यहाँ पर, और क्या बताना है यहाँ पर, सिद्धांत लिखवाया था शायद कि नहीं, देख लीजिए सेट नंबर इसमें आया था हमें शायद सेट नंबर 5 में, बीज सेतु का सिद्धांत। देखिए बीज सेतु का सिद्धांत आया था शायद, देखिए ए लिखवा दिया, बीज सेतु का ब्रिज का सिद्धांत, देखिए ए आया था सेट नंबर 5 में, लिखवा दिया था, कहाँ का ए लिखवा दिया हमने, ठीक है, हो गया। फिर देखिए इसका इतना क्वेश्चन सोल्व करना, इतना तो हो गया यहाँ पर। फिर देखिए किरचॉफ के नियम की सहायता से प्राप्त कीजिए, प्राप्त भी करवा दिया था, पीछे वाला हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी हो चुका है यहाँ पर। इस चित्र को बना लेना, यहाँ पर नहीं बना पाए तो कमेंट करना, फिर से बनवा लेंगे, ठीक है। फिर देखिए एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ बी सी के यानी क्या लिखा हुआ स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, बड़ा सिंपल तरीके से बताएंगे, 2-3 तरीके से क्वेश्चन लग सकता है, आपको सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये चित्र अब क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर पढ़िए पहले, देखिए ध्यान से पहले देखिए क्या लिखा हुआ, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, ये 90 डिग्री कोण है प्रिज्म, ठीक है। पृष्ठ ए बी पर, पृष्ठ ए बी कहाँ ए वाला, पृष्ठ ए बी पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण, पृष्ठ ए बी पर एक वर्णीय प्रकाश के किरण चित्रानुसार आपतित होती है। एक किरण क्या होती है, आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत बी सी से स्पर्शता, यानी कि अपवर्तन के पश्चात बी सी में क्या हो जाए स्पर्श करती है, स्पर्शता निकलती है, स्पर्श करके निकल जाती है इस टाइप से किरण, ठीक है। समझते रहे ना, निकल जाती है। प्रिज्म के अपवर्तनांक क्या है, पूरा प्रिज्म है, इसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए चित्र दिएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक कोण क्या होता है हमारे पास, अगर प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक हमने निकलवाया था तो एक कोण क्या होता था हमारे पास, आपतन कोण होता था। क्या होता, आपतन कोण, यानी कि आई होता था कि नहीं होता था, ठीक है। आई क्या है, आई राइट। तो आई का मान यहाँ पर कितना दे दिया, यहाँ पर लिख देंगे, बाद में लिख देंगे, आई होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक क्या होता था, आपतन कोण, एक क्या होता था, अपवर्तन कोण होता था। एक क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, यानी कि आर एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा कि नहीं, समझते रहना, हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक क्या हमारे पास अभिलंब है, अभिलंब लिखो, स्पर्शता है, ठीक है। अभिलंब होगा यहाँ पर, ये क्या समझ लिया, अभिलंब खिंचा हुआ है, ठीक है। अभिलंब डालते हैं यहाँ पर, स्पर्शता मतलब 90 डिग्री, स्पर्शरेखा क्या 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये इतना एंगल क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री कोण होगा। ए वाला एंगल कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री कोण होगा। अगर हम इनको पीछे को मिलाएं, यहाँ पर इनको पीछे इस टाइप से चित्र दिया गया, इनको पीछे मिला दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए भी 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक है। ए लंब है, चूँकि दोनों अभिलंब गिरी हैं, यहाँ पे लंब हो गई, ठीक है। इस टाइप से अभिलंब खींचते तो इसके बीच का 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री कोण बन जाएगा, समझते रहे ना, क्या बन जाएगा 90 डिग्री कोण, ठीक है। 90 डिग्री कोण बन गया। और देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अगर आपने उसकी परिभाषा पढ़ी है किसकी, क्रांति कोण की परिभाषा लिखवाई थी, याद की नहीं, याद की होगी, ठीक है। क्या होती क्रांति, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, क्या वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। विरल माध्यम में क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, क्रांति कोण होगा। क्रांति कोण मतलब कि सी होगा। ए एंगल क्या होगा हमारे पास, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से भी करते हैं, आई सी से भी करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल सी होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं, सी होगा, या आई सी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पर किससे, सी से लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई सी भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सी से हम रिप्रेजेंट कर दिया, क्या होता क्रांति कोण की परिभाषा, यानी कि सघन माध्यम में बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे आपतन क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। तो ये क्या होगा, एंगल सी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या देखिए अगर यहाँ पर हम देखिए, हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना, बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, लगता है 2 तरीके से क्वेश्चन लगता है, ट्रिकी वो होगा। देखिए सिंपल तरीके से देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या देखिए, अगर यहाँ पर आर प्लस का सी इक्वल टू प्लस का 90 ये हो जाएगा 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल हाँ बन गया जुगाड़। देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा ये त्रिभुज,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है त्रिभुज, या यहाँ पर हाँ त्रिभुज दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस के सी इक्वल प्लस का 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका नाम क्या है हमारे पास, दिखे क्वेश्चन में दिया था नाम, हाँ दिया नहीं दिया था ABC। इसका नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़िए, यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं P, इसका नाम दीजिए यहाँ पर Q, इसका नाम दीजिए R। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज PQ और ये PQR बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है PQR बन रहा है, PQR बन रहा है यहाँ पर PQR। ठीक है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण योग नियम से त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो R प्लस का 90 प्लस का C, R प्लस का 90 डिग्री प्लस का C इजकल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना है, R प्लस का C निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, R प्लस का C। तो R प्लस का C या IC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 180 उसको उधर दीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो R प्लस का C इजकल टू क्या हो जाएगा 180 में से 90 का कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा कि नहीं 90 डिग्री बचेगा, 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास R प्लस का, यहाँ पर R का मान निकाल लीजिए। R का मान क्या हो जाएगा 90 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस का क्या हो जाएगा C हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया। अब देखिए एक क्रांति कोण का फार्मूला होता है, क्या होता है क्रांति कोण का फार्मूला क्या होता है अपवर्तनांक के पदों में, En बराबर क्या होता है 1/sin IC होता है, साइन सी। इसको डाल दिए समीकरण 1, समीकरण 2 डाल दिया। और एक क्या होता है स्नेल का नियम होता है, En बराबर क्या होता है साइन I बटे साइन R, क्या होता है साइन I बटे साइन R। ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। En बराबर क्या होता है साइन I बटे साइन R होता है कि नहीं, साइन I बटे साइन R होता है। En बराबर क्या होता है फार्मूला साइन I बटे साइन R। ठीक है, राइट, साइन I बटे साइन R। ठीक है, इसको डाल दिए समीकरण 3। देखिए En के बराबर यहाँ पर, En के बराबर यहाँ पर, तो स्नेल के नियम से नहीं, समीकरण 2 व 3 से लगाइए। क्या लिखे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, En के बाद तो क्या हो जाएगा साइन I या साइन I बटे साइन I लिख दिए, तो यहाँ पर 1/sin C हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/sin C बराबर क्या हो जाएगा साइन I हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन I, क्या हो जाएगा साइन I बटे साइन R हो जाएगा, साइन R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर यहाँ पर R का मान निकाल ही चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं R का मान, तो पुट कर दें R का मान, पुट कर दीजिए। देखिए 1/sin C इजकल टू साइन I जे एज इट इज, साइन R का मान समीकरण 1 से क्या हमारे पास 90 माइनस के C है, सबसे सिंपल मेथड है। साइन 90 माइनस का C लिख दिया। इसको डाल दीजिए, क्या डाल देंगे समीकरण 1 से लिखा हमने, कहाँ से लिखा समीकरण 1 से लिखा। ठीक है, समीकरण 1 से लिखा यहाँ पर, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लिखा। अब देखिए 1/sin C इजकल टू साइन I। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, समझ लिए थीटा लिखा हुआ है, क्या होता है फार्मूला यहाँ पर, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है कोस थीटा होता है। पढ़ा होगा हाई स्कूल में, बहुत पढ़ा होगा, क्लास 12 11 में। ठीक है, इसी में क्लास में पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह पर क्या यहाँ पर C है। ठीक है, लिख लिया। अगर यहाँ पर कोस C की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, क्या कर दें ऊपर मल्टीप्लाई, कोस C की ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तभी यहाँ पर जुगाड़ बन सकता है। फिर देखिए यहाँ पर कोस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा कोस C हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा साइन C हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन I बचा। अब देखिए I का मान हमें कितना दिया था, यहाँ पर देखिए I का मान कितना दिया था 45 डिग्री। I का मान कितना था हमारे पास 45 डिग्री था, 45 डिग्री। पुट कर दीजिए I का मान, क्या पुट कर देंगे I का मान पुट कर देंगे, दिख रहा होगा। तो साइन I की जगह पर क्या पुट कर दिया 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कोस, तो या स्थान पर रहने दीजिए कोस C बटे साइन I, साइन C। तो यहाँ पर साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो इसका मान कितना आया 1/√2। कितना है हमारे पास कोस C बटे साइन C का मान कितना आया हमारे पास 1/√2 आया। ठीक है, या कोस अपन साइन कोट तब भी आ जाएगा, कोट में करिए 10 में करना, उसको उल्टा कर दीजिए। साइन C बटे कोस C इजकल टू क्या हो जाएगा √2 है 1/√2 होता है √2। तो साइन अपन कोस C क्या होता है 10C। ठीक है, 10C होता है, यहाँ पर क्या होता है 10C होता है इजकल टू क्या हो जाएगा √2। ठीक है, इसके नीचे क्या होगा 1। ये क्या होता है एक फार्मूला में होता है AL लाल बटे का KA, यानी कि ये क्या होता है साइन के लिए कोस के लिए 10 क्या होता है हमारे पास, यानी कि लंब बटे आधार। तो 10C बराबर क्या हो जाएगा 10C बराबर √2 बटे 1। ये क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार लंब बटे आधार होता है कि नहीं लंब बटे आधार। 10C बराबर क्या होता है लंब बटे
आधार होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लंब बटे आधार, तो एक त्रिभुज बना लीजिए। ये 2 तरीके से हो सकता है, एक सरसम का भी यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर सरसम का लगाना चाहते हैं तो सरसम का लगा दीजिए, ठीक है। देखिए बाद में लगा देंगे, छोड़िए, उससे भी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर इस टाइप से हमने क्या बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना, छोटा सा बना लीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्लास 11th में मैथ में एक्सरसाइज होती है, उसमें सोल्व किए होंगे इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। मान लीजिए कोण सी यहाँ पर होगा, कोण की भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, बची हुई कर्ण। तो कोण के सामने की भुजा क्या है हमारे पास, लंब। लंब क्या है हमारे पास, √2। तो √2 लिख लिया यहाँ पर, √2। और बचा क्या, आधार। आधार क्या होता है, ये पड़ी भुजा आधार सा, तो इसका नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ये हमें निकालना किसका मान है, AC का मान निकालना। तो AC का मान कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। लंब कितना दिया, √2 का स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, प्लस का आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस का 1 इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर AC का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अगर इस टाइप से आप नहीं निकालना चाहते हैं, और जुगाड़ है यहाँ पर निकालने के, ठीक है। अगर आपने एक सरसम का पढ़ी होगी, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। टाइम खराब करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है क्योंकि, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 10 का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा क्या होता है, 1/10, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, साइन। तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 10 का मान ये निकाला, यहाँ पर पुट कर दिया। 10 का मान कितना, √2, इतना ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर निकाल कर आपको एक दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1/sin c आ जाएगा। sin c आ जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 प्लस का 2 यानी कि 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, 3/2 यानी कि 2 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा आराम से निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा क्या समझते रहना, यहाँ पर इसको उल्टा कीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे 2/3 आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इतना साइन थीटा का मान सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सी लिख देंगे, यहाँ पर सी थीटा की जगह पर, ठीक है। इस टाइप से निकालना चाहते हैं, इस टाइप से बड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर निकालना चाहते हैं तो इसको छोड़िए, काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर आप जिसको समझ में नहीं तो इस टाइप से कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास AC का मान आ गया यहाँ पर। अब हमें निकालना क्या है, साइन C का मान। साइन C का मान किस टाइप से निकालेंगे, साइन C क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो √2 वही आ जाएगा, √2। देखिए √2 बटे कर्ण कितना हमारे पास, √3 आया। यहाँ पर √3 आ गया, कर्ण कितना आएगा, √3 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 बटे पूरे पर √3 यानी कि साइन C का मान आ गया। वैसे भी साइन C का मान हमने निकाल दिया था 2 मिनट में, 2 बटे √3 इस टाइप से भी निकाल सकते थे, ठीक है। साइन C का मान आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर निकालना जैसे सरसम का लगा लेना, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा करना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस के साइन स्क्वायर 1/sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस के 10 का मान कितना दिया है, √2 का स्क्वायर करेंगे 2। अब यहाँ पर इसको उल्टा किया, साइन स्क्वायर थीटा जिम करते तो इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। 2 प्लस का 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 इसको उल्टा कर दिया तो 2/3। अब इसका वर्गमूल करता है √2/3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर साइन C का मान निकाल लिया, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण देखिए, साइन C का मान क्रांतिक कोण का मान निकाला था, C का मान निकालना था यहाँ पर, ठीक है। C का मान निकाला था, क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी क्या अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें अपवर्तनांक पूछा गया था, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए साइन C का मान आ गया हमारे पास, किसका आ गया, साइन C। अब देखिए साइन C और एक फार्मूला हमने देखिए समीकरण 2 से, देखिए n बराबर क्या है, समीकरण 2 के 1/sin C। समीकरण 2 से एक फार्मूला लिखा था हमने, n बराबर क्या है हमारे पास, n बराबर क्या है, 1/sin C है। साइन C किससे है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/sin C का मान कितना निकाला, 2/3 अंडर रूट पूरे पर, ठीक है, पूरे पर अंडर रूट, ठीक है, पूरे पर अंडर रूट। तो इसको क्या ले सकते हैं, 3 यहाँ पर, या ले सकते हैं यहाँ पर √2 बटे √3। खोल कर आपको समझा रहे हैं पूरा, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई √3 ऊपर पहुँच जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा √2। अब इसको ले सकते हैं √3/2 पूरे पर रूट। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीके से और सवाल लग जाएगा अगर लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं लगाना चाहते छोड़िए, यही मेथड सीखिए यहाँ पर, ठीक है। और तरीके से सवाल लग जाएगा अगर लगाएं तो, हम टाइम खराब करना है यहाँ पर, वही एक ही मेथड सीखिए। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साइन C का मान हम इससे भी निकाल सकते हैं, इस टाइप से क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, परिपथ चित्र की सहायता से पीएन समझ डायोड को अर्धतरंग निष्क्रिय क्रिया समझे। 3 नंबर का है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चित्र बना लेना है, यहाँ पर क्या बना लेना है, यहाँ पर चित्र बना लेना है। यहाँ पर क्या है, चित्र यहाँ पर क्या है, DC
आउटपुट, एक क्या है डीसी आउटपुट है। आरएल क्या है रजिस्टेंस यानी कि लोड प्रतिरोध है। एक क्या है डायोड लगा हुआ है। ये छोटा वाला एन होता है, बड़ा वाला क्या होता है पी होता है। ठीक है, ए एसी इनपुट से जुड़ा हुआ है, क्या है एसी इनपुट। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर देखिए पहले पढ़ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जिस एसी को दृष्टिगत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। ठीक है, जिस कराना एक एसी को यानी कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस एसी को दृष्टिगत कराना हो तो उसे एक किससे जोड़ देते हैं, प्राथमिक कुंडली के इनकी द्वितीय प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर है, ये क्या है हमारे पास ट्रांसफार्मर, इसकी क्या प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली को क्या करते हैं हम, द्वितीय कुंडली का सिरा पीएन संधि, पीएन ये क्या है पीएन संधि डायोड के पी क्रिस्टल से, एक पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, पी क्रिस्टल से। ठीक है, और एन क्रिस्टल को किससे जोड़ देते हैं, लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं। लोड आरएल द्वारा द्वितीय कुंडली के सिरों से जोड़ दिया जाता है, द्वितीय कुंडली के क्या सिरों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना। क्या जिस एसी को द्वितीय दृष्टिगत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं तथा एन क्रिस्टल को एक लोड आरएल द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज के प्रथम आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का एक सिरा बी से सिरे के यानी कि ए सिरा तथा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है तो डायोड अग्रवणित होगा। हमने बताया, सब बता चुके हैं ये। ठीक है, जब धनात्मक तो क्या होता है, अग्रवणित होता है, सब पढ़ाया हुआ है। अग्रवणित होता है अथा इसमें होकर धारा बहती है धारा प्रवाहित होती है। लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर बहती है। ठीक है, आधे चक्र में ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष नेगेटिव होता है तथा डायोड उत्क्रमणरहित होता है। इस दिशा में आरएल में धारा शून्य रहती है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक दिशा में परंतु एक रुक कर बहती है। ठीक है, एसी के नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे भाग के कारण धारा बहती है। इस प्रकार संधि डायोड अतरंगदृष्टिकारी तरह कार्य करता है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चित्र बना लेना आपके इस टाइप से, क्या बना लेना, ये चित्र दोनों बना लेना यहाँ पर। ठीक है, थ्योरेटिकल है, पढ़ लेना, इसमें क्या समझाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इस टाइप से चित्र बना लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्पियर का परिवर्ती नियम क्या, इतना लिखवा चुके हैं, पीछे हो चुका सेट में। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र सत्यापित कीजिए। देखिए क्या है, इसी की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार, तो यहाँ पर मान लीजिए अनंत लंबाई का हमने क्या है घा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए अनंत लंबाई का यहाँ पर तार ले लीजिए, क्या ले लीजिए, अनंत लंबाई का तार। तो देखिए अनंत लंबाई का तार, ठीक है, क्या हमारे पास अनंत लंबाई का तार है। ठीक है, हमें मान लीजिए आर दूरी पर यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु पी पर। ठीक है, बिंदु पी पर यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या लिख सकते हैं, माना हमारे पास क्या है अनंत लंबाई का तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा प्रवाहित कर दीजिए, आई एम्पियर की धारा। ठीक है, इसमें आई एम्पियर की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार से आर दूरी पर बिंदु पी है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब लगाइए एम्पियर का परिपति नियम से, लिखिए यहाँ पर एम्पियर की परिपति नियम से। देखिए एम्पियर का परिपति नियम क्या, इसी की सहायता से, तो लिखिए यहाँ पर एम्पियर के परिपति नियम से, एम्पियर के परिपति नियम से, एम्पियर के परिपति नियम से क्या होता है, एम्पियर का परिपति नियम बताइए, क्या लिखवाया था हमने, क्या किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का एक साइलेंट नोट गुना होता है। क्या होता है, यानी कि एम्पियर का परिपति नियम, यानी कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद प्रश्न बंद के लिए होता है, यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आप मानना चाहते हैं, लूप मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से अगर मानना चाहते हैं, ठीक है, वो तो लिख ही रहे हैं यहाँ पर, आज दूरी पर जो बोला गया यहाँ पर लिखिए। ठीक है, एम्पियर का परिपति नियम लिख दिया हमने, एम्पियर के परिपति नियम से। ठीक है, क्या होता है एम्पियर का परिपति नियम, यानी कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, ये रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का एक साइलेंट नोट गुना होता है। ठीक है, एक साइलेंट नोट गुना होता है, नेट धारा का आइडियल भी आता है, नेट धारा का, यानी कि एक साइलेंट नोट गुना होता है, नेट धारा का एक साइलेंट नोट गुना होता है। ये क्या होता है, हमारे पास एम्पियर का परिपति नियम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। यहाँ पर थीटा बराबर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अब बी डॉट डी एल है तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस थीटा हो जाएगा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस
थीटा, थीटा थीटा की जगह पर 0 रख लीजिए तो 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आई म्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं करवा रहे हैं डेरिवेशन आपको। फिर देखिए यहाँ पर कोस 0 का मान कितना होता है, बी डी एल। कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, तो म्यू नोट आई हो जाएगा। अब देखिए बी कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या ले लेंगे, इस टाइप से यहाँ पर लूप बनाएंगे तो हम इस टाइप से बनेगा लूप, इस टाइप से क्या होगी, लूप की क्या ले लेंगे, परिधि ले लेंगे। यहाँ पर लंबाई क्या ले लेंगे, लूप की परिधि ले लेंगे। ठीक है, तो लूप की परिधि हो जाएगी तो b इंटू 2πr ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसकी जगह पर पूरे की जगह पर 2πr बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट आई हो जाएगा। अब देखिए हमें b का मान निकलना है, चूँकि यहाँ पर किसका मान निकलना है, b का मान क्या हो जाएगा म्यू नोट आई अपान 2πr हो जाएगा। क्या म्यू नोट अपान 2πr, इसको क्या ले सकते हैं हम, म्यू नोट अपान 2π आई बाई आर। ठीक है, आई बाई आर क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना ही आपको करना था। यहाँ पर इसका मात्रा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, क्या लिखते हैं न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन एम्पियर मीटर, इतना सिंपल था। ठीक है, 2 नंबर का डेरिवेशन रहा होगा, 1 नंबर का वो था वो नियम होगा। ठीक है, फिर देखिए सुप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए परिभाषा लिखेंगे हम, लिख लीजिए सुप्रेरण गुणांक की परिभाषा। ठीक है, रुक जाइए इसको सही कर लेते हैं हम। देखिए सुप्रेरण गुणांक क्या होता है, सुप्रेरण अथवा सुप्रेरक की परिभाषा व मात्रा लिखिए। क्या होता है, सुप्रेरण कुंडली का सुप्रेरकत्व तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। मात्रा क्या होता है हमारे पास, सुप्रेरण गुणांक क्या, सुप्रेरण कुंडली का सुप्रेरकत्व तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के इक्वल होगा जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, मतलब कि 1 हो। इसका मात्रा लिख लीजिए हेनरी। ठीक है, बीमा क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 एम एस का 2 लिख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर डा है क्वेश्चन। ठीक है, डा दिया है देखिए क्या दिएगा यहाँ पर दिएगा एक कुंडली में विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, यानी करंट दिया है यहाँ पर। क्या दिया है, करंट, यानी कि इसको डी आई से लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, डी आई कितना है 5 मिली सेकेंड। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे बताइए। यहाँ पर इनकी सेकेंड मिली है तो इसको सेकेंड में 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है। और यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कितने से, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 2 एम्पियर से, ठीक है 12 एम्पियर हो जाती है। कितने से हो जाती है, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, 2 एम्पियर से कहाँ गई क्वेश्चन का, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाता है। तो यहाँ पर dt का मान निकालिए, dt का मान कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर। ये 2 एम्पियर से हो रही है 12 एम्पियर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 एम्पियर से कितनी हो रही है, 12 एम्पियर हो रही है। 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो रही है, तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10। ठीक है, dt 10 सेकेंड, यानी कि क्या धारा हो रही है, क्या लिखा यहाँ पर है, यहाँ पर dt लिखिए 5 मिली सेकेंड, तो यहाँ पर t का मान दिया है समय। ठीक है, क्या दिया है, समय दिया है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर धारा हो रही है डी आई। देखिए समझिए, एक कुंडली में विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में देख सही है, समय तो लिख लिया dt से, समय कैसे लिखना dt से। अब यहाँ पर 2 एम्पियर से, यानी कि सेकंड में, इतने सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो रही है, तो 2 एम्पियर से 12 एम्पियर कर दिया। ठीक है, समझिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती लग गया, सॉरी यहाँ पर dt लग गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 12 एम्पियर हो जाती तो कुंडली में विद्युत भागबल कितना, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर विद्युत भागबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई का मान कितना दिया है, 48 दिया गया है। यहाँ पर 48 वोल्ट। हमें किसका मान निकालना है, सुप्रेरण गुणांक का मान ज्ञात करना है। सुप्रेरण गुणांक मतलब क्या, किसका, यानी कि यल का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसके लिए फार्मूला होता है विद्युत भागबल E बराबर होता है माइनस का यल डी आई ओवर डी टी, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए E का मान कितना दिया है, यहाँ पर 48 लिख लिया। यहाँ पर माइनस का यल का मान निकालना है, बराबर माइनस का यल जी का, तो डी आई का मान कितना दिया है, माइनस का 10 डिवाइड बाई डी टी का मान कितना दिया है, यहाँ पर डी टी का मान कितना दिया है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 48 बराबर क्या हो जाएगा, यल और यहाँ पर माइनस प्लस, तो क्या बचा 10/5, इसको ऊपर लाइए, 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 5 से इसको उड़ा दीजिए, तो 48 बराबर क्या बचा, यल गुणे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 की पावर प्लस का 3, सही से लिख लीजिए। ठीक है, प्लस का 3 बचा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का 3 बचा। ठीक है, अब हमें यल का मान निकालना है। यल का मान क्या आ जाएगा, 48 बटे डिवाइड में 2 गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा। 2 से इसको उड़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 होता है, कितना होता है 24।
24, इसको ऊपर ले जाइए 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पर -3, ठीक है। हेनरी, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख गया था। देखिए क्या दिया है, एक कुंडली में विद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 5 मिलीसेकंड में, सेकंड से बन जाएगा क्या है, सेकंड मतलब dt का मान दिया, dt से 5 मिलीसेकंड, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में, 5 × 10⁻³ सेकंड हो जाए। फिर आगे बढ़िए, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर, एम्पियर मतलब कि करंट, 2 एम्पियर DI लिख लेंगे, एम्पियर DI, तो 2 से 12, 2 - 12 इक्वल टू क्या बचेगा -10। तो E का मान कितना दिया है, कुंडली में प्रेरित विद्युत भागफल 48 है, E का मान लिख लिया 48। हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब तब कुंडली में सुप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि L का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो E बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, -L DI/dt होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर E का मान पुट कर दिया, L का मान पुट कर दिया, DI का मान पुट कर दिया, dt का मान, L का मान दिया है, L का मान निकालना है। बस कैलकुलेशन की हमारा 24 × 10⁻³ हेनरी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है अभी लिखवाया हमने, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है यहाँ पर। अब मात्रक से पहचान जाइए क्या दिया है हमें, सेकंड मतलब कि dt का मान दिया है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर 1.5 अपतनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं इतनी है, इतनी, ठीक है। अपतनांक वाले द्रव्य में लेंस से डुबाने पर फोकस दूरी क्या होगी। हमने एक बात पीछे लिखवाई थी, एक क्वेश्चन समतल वाला आया था, जब समतल होता है तो क्या लेते हैं बताइए, आप बताइए, यानी कि R2 का मान क्या लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था, सही बोलना, बताया था। तो R2 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक वक्रता त्रिज्या दी गई है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समतल अवतल लेंस लिखा हुआ है। एक क्या ले लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। R1 का क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पर R2 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वें का, 5वें का है यहाँ पर। देखिए 5वें का सबसे पहले हमें क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए 1.5 अपतनांक वाले, ठीक है। 1.5 देख लिए, कांच है, किसका कांच है, कांच का अपतनांक कितना होता है याद कर लीजिए, 1.5 होता है। तो कांच का अपतनांक यानी कि Ng का मान दिया यहाँ पर, Ng का मान कितना दिया है 1.5। हमेशा ध्यान रखा इसके पीछे वायु का, हमेशा जिसका अपतनांक होगा वो वायु के सापेक्ष होगा, कुछ नहीं दिया है। तो Ang लिख देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, Ang, यानी कि Ang का मान कितना दिया है 1.5, ठीक है। और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर, वाले समतल लिखा हुआ है। समतल के लिए क्या बताया था हमने, पीछे लिखवाया था समतल के लिए। तो क्या होता है समतल के लिए, किसका मान होता है इनफाइनाइट, R2 का मान, किसका होता है R2 का मान। तो R2 का मान क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट ले लेंगे। ध्यान रखना, रट लेना करते इनफाइनाइट जब भी समतल बोला जाए। फिर अवतल लेंस की अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 10। तो किसका ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। यहाँ पर R1 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव, बराबर क्या आ जाएगा, -10 कि 10 सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए 1.6 अपतनांक वाले द्रव में, तो द्रव का अपतनांक में, द्रव में तो क्या होगा, वायु के सापेक्ष होगा, ANL कितना दिया है 1.6 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। द्रव में लेंस को डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी, द्रव में ज्ञात करनी है, यानी कि किसकी ज्ञात करनी है, द्रव, यानी कि यह फोल लिक्विड का मान यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो लिक्विड जिसमें ज्ञात करनी होती फोकस दूरी, रट लीजिए, जिसमें ज्ञात करनी होती फोकस दूरी उसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक निकालते हैं। तो किसके सापेक्ष निकालेंगे, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो LNG, तो ऊपर क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया ANG हो जाएगा ऊपर ANG, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ANL, ठीक है। ANG का मान कितना है 1.5 है, ANL का मान कितना है 1.6, पॉइंट कटिए 15/16 आ जाएगा, यानी कि LNG का मान कितना आ जाएगा, LNG का मान आ जाएगा 15/16, ठीक है। और एक फार्मूला आप उन्हें पढ़ा होगा, लेंस मेकर सूत्र प्रूफ कराया था हमने, क्या होता है 1/F = क्या होता है, N - के 1 होता है, 1/R1 होता है, माइनस के 1/R2 होता है, ठीक है। तो हमें लिक्विड यानी कि F लिक्विड बराबर N का मान कितना है, N का मान यही ले लेंगे हम, यानी कि LNG माइनस का 1/R1, R1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, R1 का मान -10 है, कितना है -10, ठीक है, -10 ही है। माइनस के R2 का मान कितना है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/FL, तो बराबर LNG का मान कितना है 15/16 है, माइनस मल्टीप्लाई, इसको इनफाइनाइट को छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा -1/10 आ जाएगा कि नहीं, और माइनस का 1 भी तो है, -1, ठीक है, -1। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 15 माइनस का क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 सही है। तो 1/FL बराबर 16 में से 15 का कितना बचेगा, -1/16 बचेगा, मल्टीप्लाई क्या है -1/10, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/160 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, तो FL का इनकी 1/FL का मान कितना आ गया यहाँ पर 1/60 आ गया, 1/60। हमें चूँकि FL का मान ज्ञात करना, तो FL बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/60 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 1/60 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई यहाँ पर, ठीक है। फोकस दूरी कितनी आ गई, प्लस का 1/60। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्लस की आई है,
फोकस दूरी किसकी आएगी, प्लस की। अवतल में नेगेटिव होती है, लेकिन उत्तल में इनकी, जब उत्तल लेंस होता है तो उत्तल होगा, समझ जाइए। उत्तल होगा तो क्या होगा यहाँ पर प्रकृति क्या होगा, समतल उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, समतल उत्तल लेंस। ठीक है, समतल उत्तल लेंस होगा। समतल उत्तल, लिख नहीं रहा होगा, समतल उत्तल लेंस। प्रकृति क्या होगा, समतल उत्तल लेंस। लिख लीजिए यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या होगी, समतल उत्तल लेंस। ठीक है, इतना ही पूछा गया। प्रकृति ज्ञात कीजिए, कहाँ गए क्वेश्चन, प्रकृति क्या होगी, बस हो गया काम। इतना सिंपल क्वेश्चन था। देखिए जो दिया गया था यहाँ पर वही हमने लिख दिया। समतल बोला जाए तो R2 इन्फानाइट ले लेंगे यहाँ पर, बस इसका यानी कि एफएल का मान करते हैं। ये जिसके सापेक्ष यहाँ पर पूछा गया है द्रव के सापेक्ष, तो द्रव में हमने निकाल, द्रव के सापेक्ष कांच का अवतरंग निकाल लिया यहाँ पर। बैलूपुट के आंसर आएगा यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। फिर देखिए प्रकाश का विवर्तन, ये इतनी परिभाषा लिखवा चुके थे। ठीक है, और काट दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, चालक के अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा में संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। सेट नंबर किसमें था, शायद सेट नंबर 2023 के, और पीछे भी 2022 में करवाया, 2 बार ये करवाया था हमने। देखिए दो बार करवाया, 2-3 बार हमने। ठीक है, ध्यान रखना। सेट नंबर इसी में शायद था, उसी में कराया, 2022 में भी कराया हमने क्वेश्चन। देखिए किस में कराया, 2022 में भी कराया, उसमें भी कराया, देख लेना, करवा दिया है। ठीक है, देखिए सेट नंबर 2 में करवाया था। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह को वेग को परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग व धारा घनत्व में संबंध लिखिए। लेकिन प्रूफ भी कराया हमने। देखिए प्रूफ 2023 वाले में कराया था। देखिए प्रूफ किसमें कराया था, 2023 में कराया है सेट में। ठीक है, देखिए मिल गया। देखिए 2022 का सेट नंबर 1। ये देखिए अनुमान वेग था विद्युत धारा के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, हो चुका है। ठीक है, परिभाषा भी अनुमान वेग के लिए लिखवा चुके हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, अभी बहुत सेट बकाया है। ठीक है, फिर देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया क्वेश्चन, छोड़िए इसको। फिर देखिए बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं में त्रिज्या मुक्त क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी हो गया है क्वेश्चन। अगर लेकिन ये थोड़ा सा घुमा दिया इसमें, वो बोर की हमने त्रिज्या निकलवाई थी बोर के मॉडल के अनुसार, उसमें थोड़ा सा आगे एक स्टेप आपको नीचे एक स्टेप से भी लिखना था, हो गया था काम। लेकिन करवा दीजिए, फिर से करवा देते हैं। 3 नंबर का है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, घा है यहाँ पर, घा। ये पूछा हर साल क्वेश्चन आता है, घुमा कर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर यहाँ पर क्या माना था हमने, एक नाभिक मान लिया था। परमाणु यानी कि हाइड्रोजन, परमाणु में हम एक एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या स्थायी परमाणु बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से देखिए। ठीक है, परमाणु यहाँ पर। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल का सिद्ध कीजिए परमाणु की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। ठीक है, परमाणु हमारे पास क्या है, परमाणु। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर जडी मान लेंगे, प्लस का जडी आवेश, जडी यानी कि जडी मान लिया। यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर यानी कि वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, गति करता रहता है। ठीक है, इसका एक किस वेग से घूम रहा है, मान लिया बी वेग से घूम रहा है। इसका आवेश मान लिया हमने माइनस का ई। ठीक है, ई मान लिया यहाँ पर। ठीक है, एक है हमारे पास नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्लस का जडी यहाँ पर मान लिया हमने। अब देखिए क्या यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन या परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एकल इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में क्या हो, इस परमाणु के चारों स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु की स्थायी कक्षा में क्या हो रहा है, यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, घूमता है। और क्या माना लिख सकते हैं, माना इलेक्ट्रॉन यानी कि माना ई यानी कि इलेक्ट्रॉन, या ई एम यानी कि ई बी, ई और बी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ई बी यानी कि इसका मास ही कुछ होगा, यहाँ पर छोड़िए मास, द्रव्यमान भी होगा कुछ इसका। ठीक है, क्या ई एम बी इलेक्ट्रॉन के क्रमशः आवेश इसका क्या होगा, यहाँ पर यम मान लीजिए, यम क्या होगा यहाँ पर। देखिए ई क्या है, ये क्या है हमारे पास, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यम क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान होगा यहाँ पर। और बी क्या होगा यहाँ पर, वेग होगा। ठीक है, ई क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश मान लीजिए, आवेश होगा। ई क्या है हमारे पास, आवेश है। ठीक है, ई क्या है यहाँ पर, ई यहाँ पर ध्यान रखना, आवेश है यहाँ पर। ई क्या है हमारे पास, आवेश, इलेक्ट्रॉन के हैं, क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का क्या है हमारे पास, आवेश है ई। ठीक है, और क्या मान लें, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का हमारे पास यानी कि वेलोसिटी मतलब वेग बी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम है। ठीक है, यम है। और क्या मान लेंगे, आर कक्षा की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या रेडियस यहाँ पर यहाँ तक कितनी मान लेंगे, आर, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हमने, रेडियस मान ली इसकी आर। ठीक है, वही यहाँ पर करवा चुके हैं यहाँ पर डेरिवेशन, लेकिन कर लीजिए फिर। ठीक है, माना लिखना चाहते हैं लिख लेना यहाँ पर। माना हमारे पास क्या है, माना 2 लाइन लिखना, माना यानी कि ई एम बी
इलेक्ट्रॉन के क्रमशः आवेश, द्रव्यमान व वेग हैं। आर, इसकी आर कक्षा यानी कि कक्षा की त्रिज्या कितनी है, आर है। तो लिखिए यहाँ पर, क्या लिखिए यहाँ पर, एक अपकेंद्री जब घूमता है तो उसमें एक बल लगता है, कौन सा लगता है, अपकेंद्री बल। जब कोई चीज़ घूमती है उसमें क्या लगता है, एक बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है। F बराबर क्या मान लेंगे हम, m इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसको डाल दिए समीकरण 1, डाल दिया। और हमारे पास देखिए एक कूलाम का नियम पढ़ा होगा आपने। F बराबर क्या होता है, कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आवेश, आवेश एक ई है और एक जडी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख लीजिए फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान कितना है, ई, और यहाँ पर Q2 का मान कितना है, जेड ई मान लिया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया। F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। ई की मल्टीप्लाई करेंगे क्या, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लिखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए इसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, एम इंटू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एम इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बराबर किसके हो जाएगा, इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा आर से यार। तो क्या बचा हमारे पास, एम बी स्क्वायर बराबर क्या बचा हमारे पास, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको डाल दिए समीकरण 3, डाल दिया समीकरण। अब बोर की प्रथम परिकल्पना से, तो लिखिए यहाँ पर बोर की प्रथम परिकल्पना पर से, बोर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, एम बी आर इजकल टू क्या होता है, NH/2 पाई, क्या होता है, NH/2 पाई। ठीक है, NH/2 पाई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, NH अगर हम बी का मान निकाल लें, यहाँ पर बी का मान निकाल दिए, NH/2 पाई, इसको एम आर नीचे आ जाएगा, एम आर, इसको डाल दिए समीकरण 4। अब 4 डाल दिया है पर अब बी का मान, समीकरण बी का मान है, समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या रखने पर, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए पेज कहाँ गया वो, बी का मान, देखिए बी का मान कहाँ गया, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए इस पर कर लेते हैं, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखिए, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए कहाँ है, यहाँ बी का मान हमारे पास क्या आया हमारे पास, NH/2 पाई एम आर, क्या आया था, NH/2 पाई एम आर। तो यहाँ पर रखिए एम इंटू बी का मान आया था, कितना आया था, देख लीजिए यहाँ पर बी का मान आया था हमारे पास NH/2 पाई एम आर, NH/2 पाई एम आर कितना आया था, NH/2 पाई एम आर, NH/2 पाई एम आर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब एच टी जेड ई स्क्वायर डिवाइड और क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका स्क्वायर खोल दीजिए। तो इनकी यम सही से यम बनाइए, यम देखिए यम, इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसका खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर जेड ई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए क्या कट रहा है, देखिए इसको एम इंटू एन स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखिए हमने, लिख लिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख लिया हमने, लिख लिया। अब देखिए 4, अब पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 बार पाई लिख सकते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर का मतलब 2 बार एम मल्टीप्लाई एम लिख सकते हैं। और आर स्क्वायर को आर मल्टीप्लाई आर 2 बार आर लिख सकते हैं। देखिए बराबर क्या है यहाँ पर, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर। अब देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट, एक एम से एक एम कैंसिल आउट, पाई से एक पाई कैंसिल आउट, 4 से एक 4 कैंसिल आउट। ठीक है, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एन स्क्वायर बचा, एच स्क्वायर बचा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास, पाई बचा। क्या बचा यहाँ पर, पाई बचा, पाई बचा। और क्या बचा, एम बचा। ठीक है, पाई एम, और कुछ बचा नहीं। और एक आर भी बचा है यहाँ पर। क्या बचा है, एक आर बचा है कि नहीं, बचा है एक आर। तो आर भी लिख लेंगे। ये आर कटा नहीं यहाँ पर, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आर का स्क्वायर था। ठीक है, आर एक बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा, आर तो बचा ही है। ठीक है, आर चूँकि आर का मान ही निकालना है, आर बराबर इधर क्या बचा हमारे पास, जेड ई स्क्वायर अपॉन एक्सार नोट पर बचा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, पाई एम आर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इसको उल्टा कीजिए, क्या कीजिए, इसको उल्टा कीजिए, एक साइलेंट नोट ऊपर पहुंच जाएगा, जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर। हमें निकालना है आर काउंट, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, पाई एम आर कहीं चीज़ में मल्टीप्लाई कर दीजिए इस टाइप से। ठीक है, इसकी सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, एक साइलेंट नोट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा नीचे, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। हमें चूँकि आर का मान निकालना है, इस आर का मान, तो आर बराबर नीचे आ जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, एक साइलेंट नोट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, पाई एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई एम हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर क्या, देखिए आर बराबर, देखिए एन स्क्वायर, इसको एच स्क्वायर, एक साइलेंट नोट अपान जेड ई स्क्वायर, पाई एम। ठीक है, ये सब क्या है, कोस्टेंट। देखिए जेड भी कोस्टेंट है, एक साइलेंट नोट भी कोस्टेंट है, द्रव्यमान भी कोस्टेंट है, पाई भी कोस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कोस्टेंट है, जेड भी कोस्टेंट होगा। ठीक है, जेड भी कोस्टेंट, सब कोस्टेंट वैल्यू है, इतना तो आपको पहचानना आना चाहिए। आर, तो यहाँ पर एक कोस्टेंट हटाते हैं। जब हमारे पास देखिए आर, अगर मान लीजिए ये लिखा है आर पी अनुक्रमानुपाती क्या लिखा हुआ हमारे पास, टी लिखा हुआ है, तो इसको हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कोस्टेंट वैल्यू आती है, या एक्स वाई ले लीजिए, यानी कि एक्स अनुक्रमानुपाती है बाई के, तो कोस्टेंट हटाते हैं, क्या कोस्टेंट के वाई आ जाता है। ठीक है, के वाई आ जाता है, तो इसको हम देखिए के वाई, जब इसको हटाते तो अनुक्रमानुपाती हट लग जाता है। ठीक है, अब देखिए जब इसको हटाएंगे तो क्या लगा जाएगा, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती का चिन्ह, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। ठीक है, अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ पर एन स्क्वायर बचा। एन स्क्वायर यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, क्या लाना था, यही लाना था। देखिए कहाँ गया अनुसार, देखिए इनकी सिद्ध कीजिए परमाणु की स्थायी, पहले हमने यहाँ तक प्रूफ किया था, यहाँ तक पिछले सेट में पूछा गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर और आगे बढ़ा दिया थोड़ा 2022 में, चालक कहाँ गया, परमाणु की स्थायी कक्षा के मुख्य त्रिज्या, मुख्य क्वांटम क्या हमारे पास, ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का वर्ग इनकी स्थायी कक्षा की त्रिज्या, मुख्य क्वांटम संख्या का वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यही हमें प्रूफ करना था, होगा 3 नंबर का क्वेश्चन, को कठिन नहीं है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन दी गई अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक है, मुक्त ऊर्जा का क्या करना है, परिकलन करना है। बताइए किस टाइप से करेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर हमें क्या दी गई, एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, क्या हमारे पास लिथियम है, ए न्यूट्रॉन है, एन फोर न्यूट्रॉन, एक क्या हीलियम है, एक क्या हमारे पास टाइटेनियम, इनके ट्राइटियम है, क्या है, ट्राइटियम बोल सकते हैं। ये रिएक्शन दी गई है, तो ये क्या होता है हमारे पास, अभिकारक होता है, ये क्या होता है, उत्पाद होता है। तो इसका पहले द्रव्यमान निकाल लीजिए, इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए। ठीक है, तो आगे में से यहाँ पर पीछे क्या कर देंगे, घटा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इनकी अभिकारक उत्पाद में से अभिकारक को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पर, हम घटा देंगे, यहाँ पर अभिकारक में से उत्पाद को घटा देंगे। फिर 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है क्या, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का होगा यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर बना हुआ, देखिए कुछ 3 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, देखिए कुछ, तो यहाँ पर दी गई एक रिएक्शन दी गई 3, यानी कि लिथियम, यहाँ पर इसका 3 प्लस का न्यूट्रॉन दिया गया यहाँ पर, और क्या दिया गया, हीलियम दी गई है, हीलियम ट्राइटियम दिया गया यहाँ पर 3 से बने। तो इसका द्रव्यमान निकालिए, इसका निकालेंगे, इसका द्रव्यमान तो निकालिए। ठीक है, पहले इसका द्रव्यमान निकालिए, इधर वाले का द्रव्यमान निकालिए, इधर वाले का द्रव्यमान निकालिए। तो निकालिए द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिखिए El लिथियम से 6 प्लस के न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इसका द्रव्यमान क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान देखिए कितना दिया गया है, 6.0152126 प्लस इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि इसका कितना दिया द्रव्यमान, इसका दिएगा यहाँ पर 1.008655,
008665, ठीक है 8665, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इसका द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। क्या दिया इसका द्रव्यमान, अब इसको ऐड कीजिए, इसको जोड़िए, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कितने 1 2 2 1 2 3 4 5 6 सही है, 1 2 3 4 5 6 सही है। अब देखिए यहाँ पर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर इधर पॉइंट वाले को उधर जोड़, देखिए इधर से जोड़िए 5 6 11, 11 का 1, 11 का 1, ठीक है 11 का कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 11 का 1। फिर देखिए 6 जोड़ लेना पॉइंट में, 6 और 2 8 हो जाएगा 8। अब देखिए 6 और 5 11, 11 का 1 हो जाएगा, ठीक है 8 और 5 13, देखिए 8 और 5 13, 1 14, 14 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, ये इधर जोड़ कर आपको दिखा देते हैं, देखिए जोड़िए यहाँ पर, इसको जोड़ना तो आपको आता ही होगा। देखिए 6 पॉइंट कितना है 6.00015 फिर पॉइंट लगाइए यहाँ पर। इसका द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर 1 पॉइंट, इसका दिया गया है 1.085 इतना दिया गया है। जोड़िए 5 6 11 का 1, 6 और 2 8, 8 1 6 और 2 8, ठीक है 6 और 2 8, 6 5 11 का 1 और 6 और 2 8, 8 1 9 नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 6, देखिए 6 और 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 6 और 2 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट 6 1 7 हो जाएगा, 7 पॉइंट इतना आएगा 7.02379 आएगा। अब सही है, इस टाइप से जोड़ना है। यहाँ पर 119 यहाँ पर लिखे देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको काटिए यहाँ पर कितना आया 7.02379। पॉइंट वाले नंबर एग्जाम में देखभाल कर, मतलब कि जोड़ना ऐड करना घटाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए इसको हमने द्रव्यमान निकाल लिया, इसको जोड़ा इतना गया हमारे पास द्रव्यमान। अब किसका द्रव्यमान निकालेंगे हम यहाँ पर, देखिए अब देखिए इसका द्रव्यमान निकालेंगे हम, यानी कि इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए 2 दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 2 यानी कि हीलियम 2G4 4 प्लस के 3 1 का द्रव्यमान वही काम करेंगे। इसका जोड़ दिए, इसका कितना हीलियम का ये है, इसका द्रव्यमान ये दिया गया इतना, इसको लिखे यहाँ पर 4.002604 प्लस अब इसका द्रव्यमान कितना दिया यहाँ पर, इसका दिया इतना, देखिए इतना दिया गया यहाँ पर, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर देखिए इतना दिया गया, यहाँ पर कहाँ गया 1H3 ऊपर, 1H3 का कहाँ ये दिया है, कितना दिया यहाँ पर 3.016049, ठीक है इतना यहाँ पर इसका द्रव्यमान दिया गया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर सही है, यहाँ पर देखिए, ठीक है देखिए 4 पॉइंट सही, देख चेक कर लेते हैं एक बार, 4.02604 सही है, राइट है, 3.01640449 सही है यहाँ पर। अब जोड़िए इसको, डायरेक्टली जोड़ दें, बताइए यहाँ पर 9 4 13 का 3 हो जाएगा, 4 और 4 एक जोड़ दी, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, चक्कर में मत पड़िए, ठीक है उतना टाइम है नहीं लिखने का। देखिए 9 और 4 13 का 3, 13 का कितना हो जाएगा 9 4 13 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 और 0 कितना हो जाएगा, हासिल वाला 5 हो जाएगा, ठीक है 4 और 0, फिर देखिए 6 और 0 ये वाला 0 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, 0 और 6 जोड़ेंगे यहाँ पर, उस टाइप से जोड़ लें जिस टाइप से भी हमने जोड़ा था, 0 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए इस 1 को लीजिए, यहाँ पर 2 को लीजिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 1 और 2, देखिए यहाँ पर पहले इस पॉइंट को लिया, यहाँ इसको लिए, इस नंबर को लीजिए, इस नंबर को ले लिया, फिर इस नंबर को लीजिए, इस नंबर को ले लिया, फिर 6 और 0 के लीजिए 6 हो जाएगा, फिर 2 और 1 को लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए 2 और 1 को लीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 6 2 यहाँ पर लिया, 6 और 2 8, फिर 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.7, देखिए 4 और 7 3 4 यानी कि 3 और 4 7, फिर जोड़कर आपको दिखा देते हैं। देखिए इतना ही आएगा जोड़ने पर, कितना आएगा इतना ही आएगा, देखिए जोड़कर दिखा देते हैं। देखिए 4.002604, ठीक है। फिर इतना ये दिएगा यहाँ पर, फिर कितना हमारे पास 3.011604
49 इतना दिया है। देखिए जोड़ कर दिखा दे। देखिए 9 4 13 का 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए इतना ही है, 7 हो जाएगा यहाँ पर 7। देखिए 7.0186 7.018653 आ गया 53 यहाँ पर। इस टाइप से हम जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, इस टाइप से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर। इसका द्रव्यमान आएगा यहाँ पर, किसका आएगा, द्रव्यमान, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे। यहाँ पर ये द्रव्यमान क्षति निकाल लीजिए। बात एक ही होती है, क्या, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या करते हैं, किस टाइप से निकालते हैं, आगे में से पीछे को घटा देते हैं। क्या करेंगे, आगे में से हम पीछे को घटा देते। देखिए 7 कहाँ गया, यानी कि इसको में से घटा दीजिए यहाँ पर। इसी में से 7 पॉइंट कितना है यहाँ पर, 7 पॉइंट हमारे पास कितना आया यहाँ पर, ठीक है, घटाइए, यानी इसी में से घटा दीजिए। यहाँ पर क्या है, बड़े में से छोटे को घटाइए। यहाँ पर कितना आया था, इसका कितना आया, द्रव्यमान इतना है 7.023791, कितना है 791, ठीक है, यहाँ पर 91। अब यहाँ पर क्या है 53। बड़े में से छोटे को माइनस की कभी नेगेटिव नहीं आया, तो ज़्यादातर नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए बड़े में से छोटे को घटाइए, ये बड़ा है तो 7.023791, इसको घटाइए माइनस का 7.018653, ठीक है, घटाइए। यहाँ पर घटाने पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए इसको घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 7.023791, फिर देखिए 7.001 सही है, 8653। अब देखिए घटाइए, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 8 3 11 8 बचेगा, 8 बचा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 8 में से 5 गया, 3 बचेगा, ठीक है, 3 8 में से 5 गया 3। फिर 7 में से 6 घटाइए, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा यहाँ पर, 7 में से 6 घटाइए यहाँ पर, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पर। फिर बचा 1 में से 1 गया 0 बचेगा, कितना बचेगा, 0। फिर यहाँ पर 0.7 में से 7 गया, कितना बचेगा, 0, ठीक है, क्या बचेगा, 0 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए इतना बचा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 पॉइंट कितना है हमारे पास, 0.00555138 आ गया यहाँ पर, आ गया यहाँ पर द्रव्यमान क्षति, कि डेल्टा एम का मान, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम आ गया। तो यहाँ पर डेल्टा एम आ गया, तो इसमें डेल्टा एम किस में आ जाएगा, ये एएमयू में आ जाएगा, एएमयू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा यहाँ ऊर्जा है, ऊर्जा ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करनी थी, यहाँ पर मुक्त ऊर्जा ज्ञात करी। तो ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 0.005। ये फार्मूला इसके लिए होता है, डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डेल्टा एम का मान है यहाँ पर पुट कर दीजिए, ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना है, 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट घटाया था हमने, कितना बचा था यहाँ पर, ठीक है, 0.00513 मल्टीप्लाई 931, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेना है यहाँ पर, क्या कर लेना है, उतना ही आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से आप सोल्व कर लेना यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम 5 नंबर वाले सोल्व करेंगे, यहाँ से डा से किसी भी दुष्चुम्बकीय की तरंग में ये यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, सब यहाँ पर कल खत्म कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना।